फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे पॉलिटी घटना चक्र की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं और इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये सीरीज़ आपको कई सारे आगामी परीक्षाओं में हेल्प करेगी, जैसे आरओ के एग्ज़ाम में, यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में कवर किया है। ठीक है, तो पहला पार्ट देखिए, जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था तो उसमें विभाजन हो गया था देश का। ठीक, और भारत और पाकिस्तान, ठीक है, 2 राज्य बनाए गए थे। ठीक है, 2 राज्य या फिर 2 देश बनाए गए थे, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और उस टाइम पे, जिस टाइम पे विभाजन हुआ था, उस टाइम पे भारत में कुछ देशी रियासतें भी थी। ठीक, तो उनके लिए ये प्रावधान किया गया था कि वो या तो भारत में शामिल हो जाएं, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या तो स्वतंत्र रहें, किसी में ना शामिल हो, ना भारत में शामिल हो ना पाकिस्तान में शामिल हो। ठीक, तो भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में उस टाइम कितनी रियासतें थीं, जो भारत की भूमि थी उसमें कितनी रियासतें थीं, तो टोटल 552 रियासतें थीं। ठीक, इस 552 में से 3 रियासतें तो शामिल नहीं हुई, 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई। ठीक है, 3 कौन कौन सी रियासतें शामिल नहीं हुई थी भारत में, तो कौन कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये तीनों ने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम किसी में शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इन तीनों को शामिल तो करना ही था भारत में। ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया था एक बार कि कैसे विभाजन हो गया देश का। ठीक, तो इन लोग को शामिल करना था। तो इनको शामिल करने में, ये जितने भी रियासतें थीं उनको भारत में शामिल करने में 2 लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, कौन कौन थे? उनका नाम था, एक थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और एक थे वीपी मेनन। इन दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जितनी भी रियासतें थी उनको भारत में मिलाने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को कैसे मिलाया गया। ठीक है, तो हैदराबाद को मिलाया गया था पुलिस कार्यवाही के द्वारा, पुलिस कार्यवाही करके। जूनागढ़ को वहाँ के लोगों में वोटिंग कराई गई। ठीक है, तो जनमत संग्रह, सारे लोगों के बीच में वोटिंग कराई गई, तो उन लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, हम शामिल होना चाहते हैं। और कश्मीर को शामिल किया गया था विलय पत्र के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा ये एक पार्ट था। ठीक है, तो एक पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि कितनी रियासतें थीं, कौन कौन सी रियासतें शामिल हो गई थीं, कौन कौन सी रियासतें शामिल नहीं हुई थीं, और किन किन लोगों ने भूमिका निभाई थी रियासतों को शामिल करने में। ठीक है, अब पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में कुछ अनुच्छेदों की बात की गई है। ठीक है, हम लोगों ने अनुच्छेद डिस्कस किया था ना, जब हम लोग अनुच्छेद और भाग साथ में डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भाग 1 है उसमें क्या था, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद था। ठीक, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हमारा जो भारत है, जो संघ है और वो जो राज्य है वो बन गया है। ठीक, तो अब अनुच्छेद देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद 1 था वो क्या बताता था कि जो भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, संघ होने का मतलब है कि जो राज्य हैं उनको भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, राज्यों का संघ है, यूनियन है। ठीक, पहला। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है कि जो संसद है, संसद को शक्ति दी गई। ठीक है, किसकी? नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना की। ठीक है, कि नए राज्यों की आप स्थापना कर सकते हैं या उनको मिला सकते हैं, प्रवेश करा सकते हैं। ठीक है, भारत की अंदर। तीसरा क्या था कि नए राज्यों का निर्माण, मतलब 2 हैं, अगर मान लीजिए 2 राज्य हैं तो 2 राज्यों को मिला के एक नया राज्य बना दें, या एक राज्य है तो उसको डिवाइड करके 2 या 3 राज्य बना दें। ठीक है, तो नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे राज्यों के नाम चेंज हुए हैं। तो ठीक, तो ये सब अधिकार किसने दिए थे? संविधान ने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को ये शक्ति दी थी कि वो ये सारी चीज़ कर सकता है। ठीक है,
अब देखिए, इन सब चीज़ों को नाम परिवर्तन करने के लिए, प्रवेश के लिए, इन सब चीज़ों के लिए साधारण बहुमत से ही काम हो जाएगा। ठीक है, विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और संविधान 368 के तहत इसको संशोधित नहीं माना जाएगा। ठीक है, साधारण बहुमत के द्वारा ही हम लोग मतलब संसद इस काम को कर सकती है। ठीक है, अब देखिए, ये तो 2 पार्ट हो गए। पहले पार्ट में हम लोगों ने रियासतों के बारे में पढ़ा, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने अनुच्छेद पढ़ा। अब तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में हम लोग कुछ राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो ये राज्य हैं, जो आज हम वर्तमान में 28 राज्य देखते हैं, ये पहले से तो नहीं थे। ठीक, इनका गठन हुआ तो कैसे कैसे किस किस सीक्वेंस में इनका गठन हुआ और किसकी अनुशंसाओं पर गठन हुआ, किसने गठन किया, ये सब हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, जून 1948 में एस.के. धर, ये थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। ठीक, तो इनकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। ठीक, एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। तो इस आयोग से ये कहा गया कि आप हमें ये बताइए कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, तो इन लोगों ने विचार विमर्श किया। ठीक है, फिर बताया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए। ठीक, ये गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि फिर ऐसे लोग क्या हो जाएंगे, भाषा के आधार पे बँट जाएंगे, जबकि जो हमारा भारत है वो संघ है राज्यों का। ठीक है, तो भाषा के आधार पर इसमें बंटवारा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको राज्यों का पुनर्गठन करना है तो आप प्रशासनिक सुविधा के आधार पे कर सकते हैं कि मान लीजिए बहुत बड़ा राज्य है, ठीक, उसमें प्रशासन ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर आप बांट सकते हैं, पुनर्गठन कर सकते हैं, लेकिन भाषा के आधार पे नहीं। ठीक, ये हो गया। अब दिसंबर 1948 में, ठीक है, दिसंबर 1948 में एक नई समिति बनाई गई। उस समिति का काम क्या था कि जो धर आयोग ने निर्णय दिया था कि भाषा के बजाय प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए, उसकी अब समीक्षा कीजिए कि उन्होंने सही निर्णय दिया है कि नहीं। ठीक, तो एक दूसरी समिति बनाई गई, JVP समिति, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पट्टाभी सीतारमैया। तो इस समिति ने भी कहा कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर पुनर्गठन को भी इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। ठीक, अब देखिए, इन्हीं सब के बीच में एक तेलुगु भाषी नेता थे, ठीक, पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक, ये आमरण अनशन पर बैठ गए। इन्होंने कहा कि हमें तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य चाहिए। ठीक, तो आमरण अनशन पे बैठ गए। और जबकि देखिए, अभी ऊपर हमने देखा कि जितनी भी आयोग थी, समितियाँ थी, इन सब ने इनकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, और इनका अनशन चलता रहा। ठीक, तो 56 या 58 डेज़ तक इनका अनशन चला, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो इनकी मृत्यु के बाद बहुत सारा बवाल हुआ। तो इसी बवाल को रोकने के लिए 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषियों के लिए एक प्रदेश बना दिया गया, आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर गठन होने वाला या गठित होने वाला पहला जो हमारा राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया। फिर इसके बाद सब जितने देश थे, अलग अलग भाषा के लोग सब मांग करने लगे। ठीक, तो एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और इससे कहा गया कि अब आप बताइए कि कैसे हमें देश का मतलब राज्य का पुनर्गठन करना है। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? 1953 में। ठीक, 3 लोग थे इसमें। फजल अली अध्यक्ष थे, पणिक्कर और कुंजरू 3 लोग थे। फजल अली, पणिक्कर और कुंजरू, ये 3 लोग थे। तो ये इस आयोग ने क्या कहा? इस आयोग ने कहा कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, ठीक, कि कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ और कौन कौन सी यूटीज़ बनाई गई। ठीक, हम लोग पूरे टोटल 28 राज्यों की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश बनाए गए। इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपको 4 कोई राज्य दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके गठन के क्रम में लगाइए। ठीक, तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1953, फिर गुजरात का गठन हुआ 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा
1987। छत्तीसगढ़ को कब बनाया गया? 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 और झारखंड 15 नवंबर सन 2000 और सबसे लास्ट में तेलंगाना 2014। तो इस तरह से आपने देखा कि कई सारे राज्यों का गठन होता गया। आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ और तेलंगाना तक ये होता गया। ठीक, अब देखिए, अब और कुछ यूटीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि जो पांडिचेरी था, जो पौंडीचेरी जो था वो किसके मतलब उस पर किसका शासन था? फ्रांसीसियों का। तो 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां कौन कौन सी? पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और कारिकल, इसको भारत को सौंप दिया। ठीक, भारत को सौंप के चली गई। फिर इन चारों को मिला के पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और कारिकल को मिला के एक पांडिचेरी संघ बना दिया गया। ठीक है, इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जो गोवा और दमन दीव वाला इलाका था वो पुर्तगालियों के अधिकार में था। तो पुर्तगालियों से भी मुक्ति मिल गई इनको, गोवा और दमन दीव को, कब? 1961 में। फिर कुछ संशोधन किया गया, तो 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा और दमन दीव को भारत का अंग बना दिया गया। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गोवा को राज्य कब बनाया गया था। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट चैप्टर जो था हमारा संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। थैंक यू।